नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे विचारों में गोता लगाने वाले हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से काफी परे लगते हैं। बात होगी अस्तित्व की, चेतना की और शायद उन हदों की जो हम सोचते हैं कि हमारी दुनिया को बांधती हैं। हमारे हाथ एक ऐसा मजेदार दस्तावेज लगा है जो इन गहरी बातों पर काफी अनोखी रोशनी डालता है। बिल्कुल। मतलब ये स्रोत हमें अस्तित्व के अलग अलग स्तरों या आयामों की सैर कराता है। इसमें विशुद्ध अस्तित्व के क्षेत्र जैसी बातें हैं, ईश्वर के राज्य के अलग अलग पहलू बताए गए हैं, हमारी अपनी चेतना के कई स्तरों का जिक्र है, और तो और कुछ बेहद उन्नत किस्म के प्राणियों की भी बात है। हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स, HEBs जिन्हें कहा गया है, उनकी भूमिका पर भी चर्चा है। सुनने में ये सब बहुत भारी भरकम लग सकता है, पर ये स्रोत कोशिश करता है इन्हें समझने लायक बनाने की। कि क्या वाकई अस्तित्व के कई आयाम हैं, क्या वो आपस में जुड़े हैं, और सबसे जरूरी हमारी चेतना, हमारा सोचना, महसूस करना, ये सब हमारी असलियत को कैसे घड़ता है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें किन अनजान गलियों में ले जाता है। जरा इसकी परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं अस्तित्व के इन अलग अलग क्षेत्रों या दायरों से। स्रोत में एक खास जिक्र है, विशुद्ध अस्तित्व का क्षेत्र, रेल्म ऑफ प्योर बीइंग जिसे कहा गया है। क्या है चीज है ये आखिर? हाँ, मतलब ये शब्द अपने आप में बड़ा गहरा लगता है। स्रोत के मुताबिक ये ईश्वर के राज्य का ही एक हिस्सा है। दरअसल ये स्रोत ईश्वर के राज्य को 3 हिस्सों या पहलुओं में देखता है। पहला है हमारा जाना पहचाना भौतिक क्षेत्र, मतलब रेल्म ऑफ द फिजिकल, ये धरती, तारे, ग्रह, ये सब कुछ। दूसरा है आध्यात्मिक क्षेत्र, रेल्म ऑफ द स्पिरिचुअल, जिसके बारे में कई संस्कृतियों में बात होती है ना। और तीसरा है यही विशुद्ध अस्तित्व का क्षेत्र। यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है जो स्रोत साफ करता है, वो ये कि जिसे हम अपनी भौतिक दुनिया कहते हैं वो ईश्वर के राज्य से बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई निचला या कम अहम हिस्सा है, नहीं, ये भी उसी पूरी तस्वीर का, उसी ईश्वर के राज्य का एक जरूरी हिस्सा है। पृथ्वी भी उसी महान रचना का अंग है। बिल्कुल सही। ये सोचना कि हमारी दुनिया ही सब कुछ है, शायद थोड़ी अधूरी सोच होगी। कम से कम इस स्रोत के हिसाब से तो यही लगता है। और यहीं पर उन उन्नत प्राणियों यानी HEBs की बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताता है कि ये प्राणी जिस आयाम या दायरे के हैं, वहां वे बड़ी आसानी से शरीर धारण करने और बिना शरीर के रहने के बीच स्विच कर सकते हैं। मतलब उनके लिए शरीर पहनना या उतारना कपड़े बदलने जैसा हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये कमाल की बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे अपने किसी खास मकसद के लिए हमारे भौतिक क्षेत्र में, यानी हमारी दुनिया में भी आकर समय बिताते हैं। उनका होना किसी एक दायरे या अवस्था तक ही सीमित नहीं है। वो जरूरत के हिसाब से रूप बदल सकते हैं या इन अलग अलग आयामों के बीच सफर कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स जैसे लगते हैं ना। हाँ बिल्कुल। ये तो हुई HEBs की बात, पर क्या हम इंसान भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या हम भी इन अलग अलग क्षेत्रों या आयामों के बीच आते जाते हैं? इस पर यह स्रोत क्या कहता है? हाँ, कहता है। और ये भी काफी रोचक है। स्रोत के अनुसार हम इंसान भी अनजाने में, मतलब बिना कोशिश किए या बिना पूरी तरह समझे, इन अलग अलग क्षेत्रों में आते जाते रहते हैं। और ऐसा कई तरीकों से होते हैं जिनका अनुभव शायद कुछ लोगों को हुआ भी हो। अच्छा, जैसे कि किन तरीकों से? जैसे कुछ खास तरह के सपने, वो सपने जो सिर्फ दिन भर की घटनाओं का रिफ्लेक्शन नहीं लगते, बल्कि कुछ ज्यादा गहरे या असली महसूस होते हैं। या फिर शरीर से बाहर होने का अनुभव, जिन्हें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस यानी OBEs कहा जाता है, जहां इंसान को लगता है कि वो अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को या आसपास की दुनिया को देख रहा है। हाँ, OBEs के बारे में सुना है। और मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों के अनुभव भी तो होते हैं, नियर डेथ। NDEs, हाँ बिल्कुल। वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। NDAs में भी लोग अक्सर बताते हैं कि वे अपने शरीर से अलग हो गए, किसी दूसरी दुनिया या रोशनी की तरफ गए। स्रोत इन्हें भी एक आयाम से दूसरे में जाने का एक अनैच्छिक तरीका मानता है। और एक तरीका है ध्यान की गहरी अवस्थाएं। जब ध्यान बहुत गहरा होता है, तब भी इंसान अपनी शारीरिक सीमाओं से परे के अनुभव कर सकता है। अच्छा, तो सपने, OBE, NDE, ध्यान, ये सब अनजाने तरीके हुए। लेकिन क्या कोई जानबूझकर भी ऐसा कर सकता है? हाँ, स्रोत इस तरफ भी इशारा करता है। तो ये उन मास्टर्स या सिद्ध पुरुषों का जिक्र करता है, ऐसे लोग जो इतिहास में भी हुए हैं और शायद आज भी हैं, जो एक ही जीवन काल में पूरी चेतना के साथ अपनी मर्जी से शरीर धारण करने और उसे छोड़ने में माहिर हो गए हैं। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर स्रोत इस संभावना को सामने रखता है। कमाल है। लेकिन फिर स्रोत हम इंसानों के लिए बार बार ये क्यों कहता है कि हम मुख्य रूप से भौतिक क्षेत्र में रहने वाले प्राणी हैं?
अगर हम दूसरे आयामों में जा सकते हैं तो फिर ये लेबल क्यों? ये एक अच्छा सवाल है। इसकी वजह शायद ये है कि हमारा ज़्यादातर अनुभव, हमारी पहचान, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सब कुछ इसी भौतिक शरीर और इसी भौतिक दुनिया के इर्द-गिर्द घूमता है। हम खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, ये सब भौतिक स्तर पर होता है। हाँ, हम दूसरे आयामों की झलक पा सकते हैं, पर हमारी होम बेस यही भौतिक दुनिया है। इसीलिए शायद हमें प्राइमरीली फिजिकल बीइंग्स कहा गया है। हमारी जड़ें फिलहाल यहीं ज्यादा मजबूत हैं, ऐसा लगता है। समझ गया। और ये स्रोत ये भी तो कहता है ना कि इस भौतिक क्षेत्र में जीवन सिर्फ धरती पर ही नहीं है, मतलब शायद दूसरे ग्रहों पर भी, हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस संभावना को खुला रखता है। जिन्हें हम शायद एलियंस या अंतरिक्ष के प्राणी कहते हैं। हाँ, ये भौतिक ब्रह्मांड इतना विशाल है कि मुझे लगता है ये मानना कि जीवन सिर्फ यही है, शायद थोड़ा संकीर्ण नजरिया हो, है ना? स्रोत कहता है कि दूसरे ग्रहों पर भी भौतिक प्राणी हो सकते हैं। ये सब तो अस्तित्व के अलग अलग आयामों और उनमें रहने वालों की बात हुई। अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर, चेतना के स्तर। स्रोत कहता है कि चेतना के 4 स्तर होते हैं। ये क्या है? हाँ, ये हिस्सा भी काफी आंखें खोलने वाला है। स्रोत चेतना के 4 स्तर बताता है। पहला है अवचेतन, मतलब सबकॉन्शियस। दूसरा है चेतन, यानी कॉन्शियस, ये हम आमतौर पर जानते हैं। तीसरा है अधिचेतन, सुपर कॉन्शियस। और चौथा है पराचेतन, सुप्रा कॉन्शियस। ये नाम शायद नए लगें, पर इनके पीछे का आइडिया समझने लायक है। और स्रोत ये भी कहता है कि हम सब, यानी सारे सजीव प्राणी, इन्हीं 4 में से किसी न किसी एक स्तर से रचना की ऊर्जा निकालते हैं। मतलब हम जो भी अनुभव करते हैं या बनाते हैं, वो इन्हीं में से किसी एक चेतना के स्तर से आता है। बिल्कुल। हमारे हर काम, हर सोच, हर अनुभव के पीछे चेतना का कोई ना कोई स्तर काम कर रहा होता है। और इंसानों के बारे में एक दिलचस्प बात स्रोत ये कहता है कि हम एक तरह से ब्रह्मांडीय पैमाने पर एक युवा प्रजाति होने के नाते अक्सर ये जानते ही नहीं कि हम किस स्तर से काम कर रहे हैं। हम बस चीजें करते जाते हैं, बिना ये समझे कि हमारी चेतना का कौन सा इंजन हमें चला रहा है। ये तो बड़ी बात है। मतलब हम अपनी ही गाड़ी चला रहे हैं, पर हमें पता नहीं कि कौन सा गियर लगा है। क्या स्रोत इनके कुछ उदाहरण देता है जिससे ये स्तर बेहतर समझ में आए? हाँ, उदाहरण दिए गए हैं और वो काफी मददगार हैं। जैसे अवचेतन स्तर का उदाहरण है शरीर का अपने आप घाव भरना। अच्छा, जैसे कट लग जाए तो? हाँ, खून का रुकना, खाल का वापस जुड़ना, वो सब। बिल्कुल। आप सोचिए, कट लगने पर सफेद रक्त कोशिकाएं अपने आप उस जगह पहुंच जाती हैं इन्फेक्शन से लड़ने। क्या आप सचेत होकर उन्हें आदेश देते हैं? नहीं, ये सब अपने आप होता है। ये अवचेतन स्तर से होने वाली रचना है, ऑटोमेटिक, बिना हमारे सोचे समझे। हमें शायद पता भी नहीं चलता कि अंदर ये सब चल रहा है। सही बात है। और फिर चेतन स्तर, कॉन्शियस वाला, इसका उदाहरण तो आसान होगा शायद। हाँ, इसका उदाहरण दिया गया है किसी व्यक्ति का एयरपोर्ट जाने के लिए भागना। ये पूरी तरह सचेत होकर किया जाने वाला काम है। व्यक्ति सोचता है, प्लान बनाता है, टैक्सी बुक करता है या गाड़ी निकालता है, ट्रैफिक देखता है, समय का ध्यान रखता है। उसे पूरी तरह पता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये हमारी रोजमर्रा की जागी हुई अवस्था है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ये तीसरा वाला, अधिचेतन, सुपर कॉन्शियस, ये क्या है? इसका उदाहरण क्या दिया है? इसका उदाहरण थोड़ा नाटकीय है, पर बात समझाने के लिए अच्छा है। मान लीजिए कोई सड़क पार कर रहा है और अचानक एक बस तेजी से आती है और आप बिना एक पल सोचे उसे धक्का देकर बचा लेते हैं, भले इसमें आपकी जान को खतरा हो। अरे, ये तो हीरो वाले सीन जैसा है। हाँ, पर स्रोत कहता है कि ये बिना सोचे समझे नहीं होता। असल में हमारा दिमाग या चेतना उस एक पल में इतनी तेजी से सारी जानकारी प्रोसेस कर लेती है, बस की स्पीड, दूरी, उस व्यक्ति की पोजीशन, बचने का रास्ता, कि हमें लगता है हमने सोचा ही नहीं। पर ये एक बहुत ऊंची और तेज प्रोसेसिंग है और इसमें करने वाले को पूरी जागरूकता होती है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, यानी किसी को बचाना है। ये लगभग इंस्टिंक्ट जैसा लगता है, पर ये एक उच्च स्तर की जागरूकता और क्रिया है। वाह, ये दिलचस्प है। तो अधिचेतन मतलब बिजली की तेजी से होने वाली सही क्रिया, पूरी जागरूकता के साथ। अब बचा चौथा, पराचेतन, सुपर कॉन्शियस। ये क्या बला है? ये सबसे ऊंचा स्तर बताया गया है। इसका उदाहरण है किसी व्यक्ति का अपनी असली पहचान, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को समझना और फिर उस समझ को जीकर, उसका प्रदर्शन बनकर खुद को और पूरी मानव जाति को जगाने का सचेत चुनाव करना।
ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोच समझकर, गहरे इरादे और पूरी जागरूकता के साथ चुना गया जीवन का रास्ता है। ये वो स्तर है जहां व्यक्ति अपने छोटे मैं से ऊपर उठकर बड़े उद्देश्य के लिए जीता है। बाप रे, ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। तो ये है चेतना के 4 स्तर। इसका मतलब हम दिन भर में शायद इन स्तरों के बीच ऊपर नीचे होते रहते होंगे। बिल्कुल, हम सब अलग अलग समय पर अलग अलग हालात में इन विभिन्न स्तरों से काम करते हैं। कभी अवचेतन हावी होता है, कभी चेतन, और शायद कभी कभी हम अधिचेतन की झलक भी पा लेते हों। पराचेतन शायद ज्यादातर लोगों के लिए अभी दूर की कौड़ी हो। यहीं पर शायद मास्टरी या महारत की बात आती है, जिसका जिक्र स्रोत करता है। महारत का क्या मतलब है यहाँ? क्या इन स्तरों पर काबू पाना? हाँ, कुछ ऐसा ही। महारत का सीधा संबंध इस बात से है कि क्या हम अपनी चेतना की स्थिति का चुनाव सोच समझकर इरादे से करते हैं, या फिर हम अनजाने में ही इन स्तरों के बीच बहते रहते हैं, जैसे हवा के झोंके से पत्ता उड़ता है। स्रोत कहता है कि ज्यादातर प्राणी चेतना के इन स्तरों के बीच डोलते रहते हैं। कभी वो बहुत स्पष्ट और प्रभावी होते हैं, कभी भ्रमित और कमजोर। उनके विचारों, शब्दों और कामों की क्वालिटी बदलती रहती है। तो फिर मास्टर्स कौन हुए? क्या वो सुपरमैन जैसे लोग हैं? सुपरमैन कहना शायद सही ना हो। स्रोत के अनुसार मास्टर्स वो प्राणी हैं जो लगातार, जानबूझकर और एक स्पष्ट इरादे के साथ उस चेतना की स्थिति को चुनते हैं जिससे वो अपने विचार, शब्द और काम प्रकट करना चाहते हैं। वो अपनी भावनाओं और विचारों के गुलाम नहीं होते, बल्कि अपनी चेतना के मालिक होते हैं। वो अनजाने में भटकते नहीं, बल्कि होशपूर्वक चुनाव करते हैं कि उन्हें किस तरह से ऑपरेट करना है। ये तो बहुत बड़ी साधना लगती है, अपनी चेतना का मालिक बनना। और स्रोत में एक और बड़ी प्यारी और उम्मीद जगाने वाली बात कही गई है, वो ये कि ये महसूस करना कि कोई पहले से ही जागा हुआ है, चाहे थोड़ा ही सही। यही जागृति की प्रक्रिया की शुरुआत है। हाँ, ये पॉइंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्ञान या जागृति कोई ऐसी चीज है जो भविष्य में किसी दिन मिलेगी, बहुत मेहनत के बाद। लेकिन स्रोत कहता है कि जिस पल आपको ये एहसास होता है कि हाँ, मेरे अंदर वो जागृत अवस्था पहले से मौजूद है, भले ही मैं उसे पूरी तरह समझ ना पा रहा हूं, बस वही एहसास ही असली शुरुआत है। ये खुद को कमतर आंकने से रोकता है और आगे बढ़ने का हौसला देता है। ये तो सच में बहुत पॉजिटिव नजरिया है। अब एक और अनोखी बात पर आते हैं जो स्रोत बताता है, सामूहिक अधिचेतन इच्छा, कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस विल। ये क्या है? सुनने में बड़ा भारी लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा जटिल है, पर आइडिया दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि वो जो उन्नत प्राणी है, HEBS, वो उन सभ्यताओं की मदद करते हैं या उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं जो खुद को मुख्य रूप से भौतिक प्राणी मानती हैं, जैसे हम पृथ्वी के लोग। और वो ऐसा कैसे करते हैं? हमारी सामूहिक अधिचेतन इच्छा के अनुसार। हमारी सामूहिक अधिचेतन इच्छा मतलब हम सब मिलकर अनजाने में ही सही कुछ चाहते हैं और वो HEBS उसे पूरा करते हैं। क्या ये मतलब है इसका? कुछ वैसा ही। जैसे हम व्यक्तिगत स्तर पर चेतन और अवचेतन इच्छाएं रखते हैं, वैसे ही शायद मानवता का एक सामूहिक, गहरा, अधिचेतन स्तर का इरादा या इच्छा होती है। ये शायद हमारे विकास, हमारी सुरक्षा या हमारे अनुभवों से जुड़ी हो सकती है। स्रोत कहता है कि HEBS इस सामूहिक, गहरी इच्छा को समझते हैं और उसी के अनुसार हमारी मदद या रक्षा करते हैं। अच्छा, तो क्या इसी वजह से वो पृथ्वी जैसी सभ्यताओं को बाहरी खतरों से बचाते हैं? जैसे स्रोत में इशारा है कि शायद कोई दूसरी अंतरिक्ष की प्रजाति हम पर हमला ना कर दे, इसकी रक्षा HEBS करते हैं। स्रोत के अनुसार हाँ, वजह यही है। शायद हमारी सामूहिक गहरी इच्छा यही है कि हमें बाहरी दखलंदाजी के बिना अपने तरीके से विकसित होने का मौका मिले। और HEBS हमारी इस अनकही इच्छा का सम्मान करते हुए हमें ऐसे बाहरी खतरों से बचाते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक प्रोटेक्शन जैसा लगता है, जो हमारी अपनी गहरी इच्छा से जुड़ा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम पृथ्वी के लोग बाहरी हमलों या खतरों से पूरी तरह सुरक्षित हैं, क्योंकि HEBS हमारी रक्षा कर रहे हैं? स्रोत कहता है हाँ, लगभग सभी बाहरी खतरों से हम सुरक्षित हैं, लेकिन एक खतरे से नहीं। एक खतरा? कौन सा खतरा बाकी रह गया? अगर बाहरी हमले नहीं होंगे तो फिर डर किस बात का? स्रोत यहाँ एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाली बात कहता है। वो खतरा हम खुद हैं, पृथ्वीवासी मनुष्य। क्या हम खुद? मतलब
मतलब ये कि हम बाहरी दुश्मनों से तो शायद बचा लिए जाएं, लेकिन हम अभी तक खुद से सुरक्षित नहीं हैं। हम एक दूसरे के लिए खतरे हैं, हम अपने ग्रह के लिए खतरा हैं। आत्मविनाश का खतरा जो हम खुद पैदा कर सकते हैं, उससे हमें कोई बाहरी शक्ति नहीं बचा सकती। वो लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत सोबरिंग बात है। मतलब असली खतरा बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है, हमारी अपनी हरकतों में है। बिल्कुल। स्रोत का इशारा इसी तरफ है। मानव प्रजाति शायद अभी इतनी समझदार या विकसित नहीं हुई है कि वो खुद अपने लिए या अपने घर यानी पृथ्वी के लिए खतरा ना बने। ये चेतावनी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। सच में। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने कई कमाल की चीजें देखी हैं स्रोत के जरिए। हमने अस्तित्व के अलग अलग पर जुड़े हुए क्षेत्रों को समझने की कोशिश की, भौतिक, आध्यात्मिक और वो विशुद्ध अस्तित्व का क्षेत्र। और ये सब ईश्वर के राज्य का ही हिस्सा हैं। हमने जाना कि कैसे एचईबीज और हम इंसान भी जाने अनजाने इन अलग अलग आयामों में सफर कर सकते हैं, सपनों में, ध्यान में या खास अनुभवों में। फिर हमने चेतना के उन 4 स्तरों को देखा, अवचेतन, चेतन, अधिचेतन और पराचेतन, और कैसे ये हमारे हर काम और अनुभव के पीछे होते हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। उन स्तरों के उदाहरण वाकई सोचने लायक थे। हमने मास्टरी यानी महारत की बात की, जो कि अपनी चेतना की स्थिति को होशपूर्वक चुनने की क्षमता है, न कि उसके बहाव में बहते जाना। और ये भी जाना कि जागृति का एहसास ही जागृति की शुरुआत है। और फिर वो सामूहिक अधिचेतन इच्छा का सिद्धांत, जिसके कारण शायद हमें बाहरी खतरों से सुरक्षा मिलती है। लेकिन अंत में वो सबसे बड़ी चेतावनी कि बाहरी सुरक्षा तो है, पर असली खतरा हम खुद अपने लिए बने हुए हैं, आत्मविनाश का खतरा। ये पूरी चर्चा दिमाग को झकझोरने वाली रही है। इतने सारे नए विचार, नई संभावनाएं। चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सवाल भी स्रोत की बातों पर ही आधारित है, पर शायद एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करे। जरूर। जैसे कि अगर हम अपनी चेतना के इन अलग अलग स्तरों को लेकर ज्यादा जागरूक हो जाएं, ये समझें कि हम कब अवचेतन से काम कर रहे हैं, कब चेतन से, कब अधिचेतन से, तो क्या इससे हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार में कोई बदलाव आ सकता है? क्या यही जागरूकता उस आत्म खतरे को टालने का रास्ता हो सकती है जिसका जिक्र स्रोत ने किया है? क्या अपनी चेतना का मालिक बनना यानी मास्टरी हासिल करना ही इंसानियत के सामने मौजूद इस चुनौती का हल है? इन सवालों पर सोचा जा सकता है।